लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चीन को लेकर दिए अपने बयान की वजह से एक बार फिर चर्चाओं में आ गए हैं। राहुल गांधी ने इस बार यह बयान अपने अमेरिकी दौरे के दौरान दिया है। उन्होंने अमेरिका में चीन की तारीफ करते हुए कहा कि वैश्विक उत्पादन में चीन का अपना प्रभुत्व है। यही वजह है कि उसे बेरोजगारी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा। वहीं भारत और अमेरिका जैसे देश बेरोजगारी जैसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर अब उनकी आलोचना भी शुरू हो गई है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने उनके इस बयान के लिए उनकी आलोचना की है। बीजेपी ने राहुल गांधी के इस बयान पर कहा है कि वह अपने इन बयानों से भारत को कमजोर करने में लगे हैं और वह चीन के साथ खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ अब राहुल गांधी के बचाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सामने आए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि राहुल गांधी ने कभी भारत को बदनाम नहीं किया है और ना ही कभी वो ऐसा करेंगे, ये हमारा वादा है। वहीं अब राहुल गांधी के द्वारा भारत की आलोचना पर बीजेपी हमलावर हो गई है और राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी से भी सवाल कर रही है। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं। नेता प्रतिपक्ष का पद जिम्मेदारी का पद है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं, जब अटल बिहारी जी नेता प्रतिपक्ष थे तब कई मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व अटल जी करते थे। देश के बाहर कभी भी विपक्ष के नेताओं ने देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की है। राहुल के बयान पर भाजपा नेता जगदंबिका पाल ने कहा, दुनिया में गैर जिम्मेदार नेता होंगे ऐसे जो दुनिया में जाकर भारत की आलोचना कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर आई है। भारत के बाहर जाकर भारत का अपमान करके आप देश को शर्मसार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहा है, जो कांग्रेस आजादी के बाद से तुष्टीकरण की राजनीति, सिखों का कत्लेआम किया और वे आज पाठ पढ़ा रहे हैं। मेरे यहाँ कहावत है कि जो अज्ञानी ज्यादा होते हैं जहां पर वे अपने ज्ञान का प्रदर्शन ज्यादा करते हैं, यही राहुल गांधी भी हैं। जो तीसरी बार चुनाव में 99 सीट पार नहीं कर पाए, वो 300 सीट की बात कर रहे थे, तो वह अब कहां गया। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी उन पर हमला करते हुए कहा कि वो चीनी भक्त हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। एक गांव की कहावत है, 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने। जो कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से तुष्टीकरण की राजनीति की, सिखों का कत्लेआम किया और वो आज पाठ पढ़ाने चले हैं, तो मेरे यहाँ कहावत है, जो अज्ञानी ज्यादा होते हैं वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन ज्यादा करते हैं। यही राहुल गांधी है। वो तो कह रहे थे कि 400 सीट हम लेंगे, लिख के देता हूं। कहां गया 400 सीट? इतना थेथर कोई देश में, इतना थेथर राजनीतिक नहीं मिल रहे। जो तीसरी बार चुनाव में 99 नहीं पार कर पाए, 400 लिख रहे थे, हमारी सरकार बनेगी, 300 आना तय है, 300 आना लिख देता हूं। कहां गया? इसलिए इस थेथरोलॉजी का जवाब नहीं हो सकता। इसलिए इनके जब प्रश्नों का जवाब देना बिलो द बेल्ट अपने आप को ले जाना है। राहुल गांधी जी बहुत तरीका से चाइना को हमेशा प्रमोट करता है, ठीक है। तो ये जो आपको देखना पड़ेगा, वो हमेशा भारत को नीचे दिखाने का और चाइना को एक बहुत बढ़िया नेशन का हिसाब से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना में लोगों का रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। क्या राहुल गांधी उनका बारे में भी कहीं कहीं जाके बोलते हैं? तो इससे हमारा मन में एक ही बात आते है कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का बीच में जो एमओयू हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उनको खुलासा करना चाहिए। इसलिए क्या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ये भी लिखा है कि राहुल गांधी जहां भी जाएगा चाइनीज को प्रमोट करेगा। तो ये समय है कांग्रेस पार्टी आगे आए और जो भी एग्रीमेंट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का साथ हस्ताक्षर हुआ था वो देश का सामने रखे। दुनिया में एक गैर जिम्मेदार नेता होंगे कि देश के नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद भारत की
आलोचना कर रहे हैं भारत के कृषि, उनको जितनी आलोचना करनी हो भारत की पार्लियामेंट में करें, भारत के अंदर करें। आज ये बात सच्चाई है कि पिछले 10 वर्षों के पहले दुनिया में भारत की टॉप 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी में गिनती होती थी, और आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगर पिछले 10 वर्षों में टॉप 5 इकोनॉमी में आए हैं, 2027 में टॉप 3 इकोनॉमी में जाने की बात कर रहे हैं। उस समय जैसे लगता है चाइना के एजेंट के रूप में काम कर रहे हों। जिस तरह से पाकिस्तान की, चाइना की सबकी तारीफ करते हैं, भारत की अपने मुल्क की, अपने देश की बुराई करते हैं। भाई आप नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जो भी मुझे कहना हो, मुझे गालियां भी देनी हो तो आप भारत में दीजिए, लेकिन भारत के बाहर जा कर के आप भारत का अपमान कर रहे हैं, ये देश को शर्मसार कर रहे हैं। और नेता प्रतिपक्ष का पद होता है जिम्मेदारी का पद। मैं राहुल जी को याद दिलाना चाहता हूं, जब श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता प्रतिपक्ष थे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, नरसिम्हा राव जी, तब भारत का प्रतिनिधित्व अटल जी करते थे। कई मामलों में देश के बाहर कभी भी नेता प्रतिपक्ष ने देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो कुंठाग्रस्त हैं, लगातार तीसरी बार पराजय के कारण। तो देखिए, राहुल गांधी अब फंस चुके हैं अपने उस बयान के चलते। विदेशी यात्राओं में जब भी वो मीडिया के साथ संवाद करते हैं तो कुछ इसी तरीके का उनका पैटर्न रहता है। बीजेपी विरोध करते करते कुछ उनकी बातें ऐसी होती हैं जो बीजेपी कहती है कि वो देश विरोध में आप चले गए हैं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताएं, इसी से जुड़ी हुई। अमेरिका में राहुल के बयान पर बीजेपी का पलटवार सामने आया है। कुछ पलटवार तो हमने आपको दिखाया, और भी सुनाते हैं। राहुल गांधी को समझ नहीं है, हरदीप सिंह पुरी कह रहे हैं समझ नहीं है राहुल गांधी को। ये सोचिए, तगड़ा हमला किया हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। राहुल गांधी कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। हरदीप सिंह पुरी का ये आरोप, ये तंज कसा है उन्होंने राहुल गांधी पर। राहुल गांधी विदेश यात्रा में है, अमेरिका की यात्रा में है, और उस दौरान क्या कुछ कह गए वो, काफी ऐसी बातें हैं जो उनके द्वारा कह दी गई। और अब राहुल गांधी को घेरते हुए हरदीप सिंह पुरी, यहां उनकी बात भी आप देखिए। राहुल एक खतरनाक नैरेटिव बनाना चाहते हैं, पुरी कह रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी पर हमलावर हरदीप सिंह पुरी भी थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और जो अगली खबर है, मुख्य खबर है, इसके बारे में भी आपको जानना है। क्या दिल्ली में लग सकता है प्रेसिडेंट्स रूल, यानी कि राष्ट्रपति शासन? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति ने दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग करने संबंधित दिल्ली बीजेपी की अपील को गृह मंत्रालय के समक्ष भेज दिया है। इस संबंध में दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि संविधान के उल्लंघन के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को बर्खास्त किए जाने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सौंपा गया ज्ञापन गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है। विजेंद्र गुप्ता ने एक बयान में दावा किया है कि दिल्ली सरकार द्वारा छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन नहीं करना तथा कैग रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई ना करना संविधान का उल्लंघन है। तो क्या दिल्ली में सरकार को बर्खास्त किया जाएगा? राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखना एक बात है बीजेपी के विधायकों के द्वारा, लेकिन राष्ट्रपति जी का उसको आगे गृह मंत्रालय को फॉरवर्ड करना, आगे भेजना, ये एक बड़ा विषय है। चलिए चलते हैं मुकेश जी के पास। हमारे रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ न्यूज़ रूम से लाइव हैं। मुकेश जी, ये खबर जो है, ये विषय जो है काफ़ी गंभीर लगता है। पहले बातें बहुत की जाती थी कि भाई क्या राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लग सकता है, लेकिन बीजेपी के मंत्रियों ने, जो नेताओं ने जो कारण दिए हैं कि भाई जेल से सरकार चला रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, और जेल में ही क्या मुख्यमंत्री रहेगा, इसको लेकर इस सारी बात की शुरुआत और राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखना, चिट्ठी का आगे गृह मंत्रालय को फॉरवर्ड कर देना, कहीं ये किसी बड़े निर्णय की ओर, बड़े कदम की ओर इशारा तो नहीं कर रहे? क्या लगता है आपको? शिवा, मुझे लग रहा है कि जिस बड़े कदम की बात आप कर रहे हैं, लोग जो कह रहे हैं कि इशारा किया जा रहा है, मुझे लग रहा है कि ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ जो भी है, संविधान में सारे प्रावधान पहले से ही लिखे गए हैं। राष्ट्रपति शासन को लेकर के जो प्रावधान 356 में है, उसमें यह कहा गया है कि जहाँ पे पूर्ण राज्य नहीं है, जैसे दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, यहाँ पे एलजी के हवाले से है, तो एलजी अपनी रिपोर्ट जब राष्ट्रपति को भेजते हैं और राष्ट्रपति उसको गृह मंत्रालय को भेजते हैं, तब जाकर के राष्ट्रपति शासन की सुगबुगाहट आप कह सकते हैं। लेकिन अभी क्या ये एक पॉलिटिकल मामला है, इसमें क्या है, एलजी का हस्तक्षेप नहीं है, एलजी की तरफ से रिपोर्ट नहीं गई है। रिपोर्ट
कोई गई ही नहीं है। इनफैक्ट ये एक डिमांड है जो पॉलिटिकल डिमांड है, ज्ञापन के रूप में राष्ट्रपति को दिया गया है और राष्ट्रपति ने इसे गृह मंत्रालय को भेजा है। ये एक प्रोसेस होता है जनरल। अगर राष्ट्रपति के पास आप कुछ भी लिखते हैं तो राष्ट्रपति संवैधानिक चूंकि प्रमुख होते हैं सरकार के, तो उनके पास अगर आप कोई शिकायत लिखते हैं तो वो संबंधित विभाग को भेजते हैं। तो ये वही मामला है, इससे ज़्यादा कुछ इसको नहीं लिया जा सकता। ये राष्ट्रपति के पास आपने ज्ञापन दिया और राष्ट्रपति भवन ने आपको संबंधित विभाग के पास जो है उसे भेज दिया है। इसलिए इसको लेकर के ये कहना कि अब राष्ट्रपति शासन की सुगबुगाहट है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, तो मुझे लग रहा है कि ये जल्दबाजी होगी कहना, और ये पॉलिटिकल मसला केवल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर राष्ट्रपति शासन लगाना होता यहाँ पे, तो जो संवैधानिक संकट की बात आप कह रहे हैं, संवैधानिक संकट की बात पहले से एलजी भी कहते रहे हैं। और जब पहली बार जेल गए थे अरविंद केजरीवाल, तो उसके बाद एलजी का ये आया था कि राष्ट्रपति शासन जो है लगाने का एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन उस पर बातचीत आगे बढ़ी नहीं है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी। दो मसले हैं, एक 356 को लेकर के राष्ट्रपति शासन लगाने की चीज़ें जो है वो साफ हैं। एक जो चीज़ संविधान में साफ नहीं है उसका फायदा अरविंद केजरीवाल उठा रहे हैं। जैसे जेल से कोई मुख्यमंत्री सरकार चला सकता है या नहीं चला सकता है, ये चीज़ संविधान में साफ नहीं लिखा हुआ है। ये नहीं लिखा हुआ है संविधान में कि आप जेल से, मुख्यमंत्री को अगर जेल हो गया तो उसे इस्तीफा देना ही पड़ेगा। इससे पहले जितने भी मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफा दिया है वो नैतिक आधार पर उन्होंने दिया है। सेम जिस समय अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी उससे कुछ दिन पहले ही हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी और हेमंत सोरेन ने नैतिकता के आधार पे वापस आप पे लौटता हूं। एक छोटा सा ब्रेक लेना मुझे यहाँ पड़ेगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आगे सवाल जो अपने जारी रखेंगे कि राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लग सकता तो क्यों लग सकता और कैसी प्रक्रिया होती है। तो बात कर रहे थे दिल्ली की, जहां पर बीजेपी के एमएलएस के द्वारा राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी, उसको आगे एमएचए को फॉरवर्ड कर दिया गया है। अब इसी पर राजनीति तेज है। लेकिन मुकेश जी, जिस तरीके से आप पहले कह रहे थे राष्ट्रपति शासन लगना तो इतना आसान नहीं है, और शायद भाजपा भी इस बात के पक्ष में ना हो कि ऐसा कुछ हो। केवल सरकार को बर्खास्त करने की जब मांग की गई है तो वो कह रहे हैं कि भाई जो कैग की जो रिपोर्ट होती है उसको इंप्लीमेंट नहीं करना, दिल्ली वित्त आयोग, छठे दिल्ली वित्त आयोग, उसको वहां पर इंप्लीमेंट नहीं करना। और मुख्य मुद्दा ये कि भाई जब मुख्यमंत्री जेल में ही रहेंगे तो कई परेशानियां तो लाजमी है कि वो होंगी कि भाई जब मुख्यमंत्री ही मौजूद नहीं है तो इम्प्लीमेंटेशन को लेकर और वो बाढ़ से लेकर तमाम पॉल्यूशन की समस्याएं सभी का जिक्र करते हुए नजर आए गुप्ता जी। लेकिन अंत में बात यह है कि भाई अब एक्शन क्या हो सकता है उस पूरे मामले में, और राष्ट्रपति जी को चिट्ठी अगर लिखी गई तो फॉरवर्ड करना क्या नॉर्मल प्रोसेस है या फिर उसको नहीं भी कर सकती थी, वो कुछ बड़ा दिखा तब जाके फॉरवर्ड किया? क्या पता ऐसे पहले भी तो चिट्ठियां लिखी गई होंगी इस प्रकार की? नहीं शिवम, मैं अपने अनुभव से आपको बता सकता हूं कि जितने भी लोग राष्ट्रपति को कोई ज्ञापन देते हैं या कोई पत्र लिखते हैं तो राष्ट्रपति भवन में उसको रखा नहीं जाता है। जिस किसी भी डिपार्टमेंट से वो संबंधित होता है उनको तत्काल जो है फॉरवर्ड किया जाता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। और राष्ट्रपति के पास जैसे आप राष्ट्रपति को आप डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं, तो कभी आप देखते होंगे जो पॉलिटिकल पार्टी जो दिल्ली में है उन्होंने राष्ट्रपति को दे दिया, लेकिन मान लीजिए किसी सुदूर इलाके में कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना ज्ञापन राष्ट्रपति को देना चाहती है तो वो वाया डीएम के थ्रू जाता है, तो डीएम को वो ज्ञापन सौंपा जाता है, फिर डीएम जो है वो यहाँ पर डायरेक्ट वो भेज देता है। तो ये एक प्रोसेस बना हुआ है संविधान में, ये सारी चीज़ें। इसलिए अगर आज राष्ट्रपति ने उन्हें जो कंप्लेन दिया गया था, जो बर्खास्तगी की मांग का जो ज्ञापन है, इसको अगर गृह मंत्रालय को सौंपा है तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और ये एक पॉलिटिक्स है। एक चीज़ और इसमें देखिए शिवम, क्या है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिली है। अरविंद के इस केस में से रिलेटेड जितने भी लोग हैं बाकी सब लोग को जमानत मिल चुकी है। अरविंद केजरीवाल को भी आज नहीं तो 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद जो है जमानत मिल जाएगी, जिस तरीके से केस का डेवलपमेंट चल रहा है। क्योंकि ईडी के पास और सीबीआई के पास जो है अब पूछने के लिए है कोई बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं है केजरीवाल से। तो केजरीवाल को या तो चार्जशीट करेंगे, तो चार्जशीट अगर हो जाएगा तो उसके बाद सुनवाई चलेगी, तो उसमें भी बेल इनको मिलना है। जब तक उनको सजा नहीं हुई है तब तक बेल का प्रावधान है उसमें। और चूंकि अभी तक चार्जशीट नहीं हुई है तो चार्जशीट से पहले बेल का वो विरोध कर रहे हैं, तो उसमें जो आर्गुमेंट्स दिया जा रहा है वो आर्गुमेंट्स अब खत्म है। अब मोटा मोटी जो पिछले सप्ताह जो सीबीआई ने बेल का विरोध किया था वो उतना स्ट्रांग नहीं था। अब नेक्स्ट वीक में जो बेल पे सुनवाई होनी है, मुझे लग रहा है कि शायद उनको बेल मिल जाए। तो अब इस बात को बीजेपी भी समझ रही है कि अगर बेल मिल गया अरविंद केजरीवाल को तो फिर तो एक नॉर्मल सी चीज हो जाएगी कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री का पद संभाल लेंगे, क्योंकि पिछली बार जब बेल उनको मिला था। मुकेश जी, और कुछ ही समय बाकी है। आपकी ये बात भी सही है कि ये राजनीति से प्रेरित है, राष्ट्रपति शासन तो नहीं, और जो प्रोटोकॉल था उसका पालन किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में समय इतना ही था, और भी चर्चा करने का हमारा मन तो था, लेकिन अगले बुलेटिन में पुनः इसी खबर को दोबारा उठाएंगे। तब तक के लिए मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। हम सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद।